बात करेंगे पॉलिटी का, ये फंडामेंटल राइट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 30, आर्टिकल 31, आर्टिकल 32, 33, 34 और आर्टिकल 35। ठीक है, इन सारे के बारे में इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल, पिछले लेक्चर में कुछ रह गया था, आते हैं हम लोग आर्टिकल क्या है, डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड 29 क्लॉज 2, इन दोनों के बारे में क्या डिफरेंस है। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 इज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या है, कहाँ एप्लीकेबल है, ये सभी सिटीजन्स पे एप्लीकेबल है। वेयर इज आर्टिकल 29 क्लॉज 2 इज एप्लीकेबल टू माइनॉरिटीज ओनली, जहाँ पर कि क्या है, आर्टिकल 29 क्लॉज 2 ये सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होता है, माइनॉरिटीज के ऊपर अप्लाई होता है। आर्टिकल 15 किस पे अप्लाई होता है, सभी सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई होता है, और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 किसके ऊपर अप्लाई होता है, माइनॉरिटीज के ऊपर अप्लाई होता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या प्रोहिबिट्स करता है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, वेयर एज आर्टिकल 29 अलाउ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द जेंडर बेसिस। मीन्स क्या है, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या कहता है, ये प्रोहिबिट्स करता है कि आप जेंडर के बेसिस पे जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन आर्टिकल 29 क्लॉज 2 क्या कहता है कि आप जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, आप जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 29 क्लॉज 2 प्रोवाइड्स रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 क्या प्रोवाइड करता है, माइनॉरिटीज कम्युनिटीज़ के लिए रिजर्वेशन। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 क्या प्रोवाइड करता है, माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या कहता है, 15 क्लॉज 1 प्रोहिबिट्स करता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, लेकिन आर्टिकल 29 क्लॉज 2 क्या कहता है कि आप जेंडर के बेसिस पे क्या कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। केस लॉ में क्या है, री केरला एजुकेशन। री केरला एजुकेशन में क्या है, इन रेसिडेंशियल रेफरेंस। री का क्या मतलब है, री का मतलब है इन रेसिडेंशियल रेफरेंस, रेसिडेंशियल रेफरेंस। इसका मतलब क्या है, द कोर्ट हेल्ड दैट the court held that any community whose numerical population is less than 50%, कोई भी कम्युनिटी अगर उसका न्यूमेरिकल पॉपुलेशन लेस देन 50% है, उसको क्या बोला जाएगा, उसको माइनॉरिटी बोला जाएगा। कोई भी कम्युनिटी हो, अगर उसका क्या है, अगर उसका न्यूमेरिकल पॉपुलेशन 50% से कम है, उसको क्या माना जाएगा, उसको माइनॉरिटी माना जाएगा। टीएमए पाई केस में क्या था, द कोर्ट हेल्ड दैट द माइनॉरिटी हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटी के पास क्या होगा, माइनॉरिटी पास ये अधिकार होगा कि आप क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपने इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। मीन्स आप अपने इंस्टीट्यूशन को चला सकते हैं अपने हिसाब से, ऑफ देयर ओन चॉइस, अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, आप उस इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, बट डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड, लेकिन वहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मान लिया जाए आपके पास 100% सीट है, आप क्या करो, अगर आपको स्टेट फंड मिल रहा है, या आप ये करो कि आप अपने इंस्टीट्यूशन में क्या करो कि 50% सीट्स आप अपने रिलीजियस के लिए इस्टेब्लिश कर दो और 50% सीट्स ओपन कर दो, उसमें कोई भी रिलीजियस जाकर के एडमिशन ले सकता है। ठीक है, आप ये कर सकते हो। आप 100% सीट क्या कर सकते, आप 100% सीट अपने रिलीजन्स को प्रोवाइड नहीं करा सकते। ठीक है, अब चंपकम दोराई राजन केस में क्या था, रिजर्वेशन इज डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 29 क्लॉज 2। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 के अंदर क्या था कि रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन डिस्क्रिमिनेशन है। बट द कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 29 अप्लाइज ओनली टू माइनॉरिटीज। उसके बाद फिर कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 29 सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई होता है जो कि माइनॉरिटीज़ है, मेजोरिटी के ऊपर अप्लाई नहीं होता, इसलिए ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, ये है चंपकम दोराई राजन केस।
उसके आगे आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 का क्या कहना है? आर्टिकल 30 कहता है इट प्रोवाइड्स फॉर द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्या कर सकता है? वो इस्टेब्लिश कर सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी की। दीज माइनॉरिटी कैन बी आइदर लिंग्विस्टिक और रिलीजियस। चाहे ये माइनॉरिटी किसके बेसिस पे हो? लैंग्वेज के बेसिस पे हो, चाहे किसके बेसिस पे हो? रिलीजियस के बेसिस पे हो। ये चाहे माइनॉरिटी किसके किसके बेसिस पे हो? लैंग्वेज के बेसिस पे हो या रिलीजियस के बेसिस पे हो। दिस राइट इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स ओनली। ये राइट्स किसके किसके किसको अवेलेबल है? सिर्फ ये इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है। ठीक है, आप क्या है, आप माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो रिलीजियस के बेसिस पे हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक के बेसिस पे हो। वही अभी हमने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि आप क्या कर सकते हैं। आप मुंबई जा करके गुजराती स्कूल खोल सकते हो, बंगाली स्कूल खोल सकते हो, कॉलेज खोल सकते हो। ठीक है, द माइनॉरिटीज एज पर द राइट, अधिकार के अनुसार माइनॉरिटीज क्या है? माइनॉरिटीज कैन रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट और प्रोटेक्ट देयर कल्चर। अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या कर सकता है? वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्या कर सकता है? रन कर सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्या कर सकता है? रन कर सकता है। ठीक है, द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस वाइल प्रोवाइडिंग फंडिंग टू देम। स्टेट ये नहीं करेगा कि हाँ चलो वो बंगाली स्कूल है तो उसको फंड नहीं देंगे, या फिर वो मुस्लिम कॉलेज है तो उसको फंड नहीं देंगे। तो स्टेट क्या कर सकता है? स्टेट इसको इस बेसिस पे, रिलीजियस के बेसिस पे क्या कर सकता है? इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। कोई भी अपना इंस्टीट्यूशंस खोल सकता है और स्टेट से फंड रेज कर सकता है। स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि आप मुस्लिम कॉलेज हो या फिर आप क्या हो, मुस्लिम कॉलेज हो या हिंदू कॉलेज हो, या फिर आप क्या हो, मीन्स कोई क्रिश्चियन मिशनरीज हो। स्टेट कभी भी फंड देने में इस बात को लेकर के डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। हियर द वर्ड इस्टेब्लिश इंक्लूड्स मैनेजिंग द इंस्टीट्यूशंस कम्प्लीटली। इसमें देखिए, कहने का मतलब सीधी सीधी बात यही है। आर्टिकल 30 आपका ये कहता है, आर्टिकल 30 कहता है कि आप क्या कर सकते हो? आप अगर माइनॉरिटीज हो, आप क्या कर सकते हो? आप अपना इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हो, आप अपने इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर कर सकते हो। मीन्स आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। आप अपने अनुसार क्या कर सकते हो? उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, उसमें कोई भी स्टेट आपके बीच में नहीं आएगा। यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब है? कि वो सारा कंप्लीटली इंस्टीट्यूशंस को क्या कर सके? मैनेज कर सके। ऐसा नहीं है कि हाँ वहाँ पर स्टेट इंटरफेयर करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, डीएवी कॉलेज भटिंडा 1971 में क्या हुआ था? कोर्ट हेल्ड दैट सच कॉलेजेस कैन चूज द मीडियम ऑफ लैंग्वेज एज वेल। ये कॉलेज अपना मीडियम अपने तरीके से चूज कर सकता है। जैसे इंग्लिश मीडियम हो सकता है, हिंदी मीडियम हो सकता है, ठीक है, पंजाबी मीडियम हो सकता है। मीन्स अपना मीडियम वो क्या कर सकता है? चूज कर सकता है। सेंट स्टीफेंस केस 1991, इसमें क्या हुआ था? द कोर्ट हेल्ड दैट माइनॉरिटी कॉलेजेज विच आर इस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी फोर्स टू फॉलो द यूनिवर्सिटी रूल। मीन्स जो भी इंस्टीट्यूशंस अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के अंडर इस्टेब्लिश हुआ है, तो वहाँ पर फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप यूनिवर्सिटी के नियम को मानो। ठीक है, वहाँ पर इस बात को फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप यूनिवर्सिटी के रूल को मानो। दैट इज यूनिवर्सिटी रूल्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन देम। मीन्स यूनिवर्सिटी रूल को हम क्या कर सकते हैं? उस इंस्टीट्यूशंस पे, उस पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस पे जो कि क्या है, एक लिंग्विस्टिक है, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको बाइंड, उसके ऊपर कुछ भी बाइंडिंग हम नहीं दे सकते, या यूनिवर्सिटी कुछ भी उसके ऊपर फोर्सफुली नहीं डाल सकता। ऑल्सो द कोर्ट हेल्ड द वर्ड एडमिनिस्टर इंक्लूड्स द सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल। कोर्ट ने ये भी बोला कि आप क्या कर सकते हो? माइनॉरिटी कॉलेज को, माइनर कॉलेज को क्या कर सकते हो? आप रन कर सकते हो, एडमिनिस्टर कर सकते हो। एडमिनिस्टर करने का मतलब है कि आप स्टूडेंट को भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आप कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हो कि हाँ हमें ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है ताकि हमें क्या हो, हमें अच्छे बच्चे मिल सके। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, माइनॉरिटी कॉलेज कैन नॉट हैव 100% रिजर्वेशन। माइनॉरिटी में आप 100% रिजर्वेशन नहीं दे सकते। 50% सीट्स हैव टू बी रिजर्व फॉर द माइनॉरिटी। 50% सीट्स माइनॉरिटी के रिजर्वेशन में रखेंगे,
इन इस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशंस आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के अंडर अगर इस्टेब्लिश हुआ है तो क्या होगा, 50% रिजर्वेशन किसको देंगे, माइनॉरिटीज़ को देंगे। एंड इन द अदर 50% ऑफ सीट्स देयर विल बी एनी, चाहे वो SC हो सकता है, SC ST हो सकता है, OBC सीट हो सकता है, जनरल हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकता है। मीन्स अगर वो इंस्टीट्यूशंस आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के अंतर्गत उसको इस्टेब्लिश किया गया है तो वो क्या हो सकता है, वो 100% सीट रिजर्वेशन नहीं दे सकता। अब मान लिया जाए कहीं पर भी देखिए आप, कहीं पर भी आप जाइए तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, माइनॉरिटीज़ ऐसे कंडीशन में मिलेंगे कि उसको बेसिक फैसिलिटीज़ तक नहीं मिल रहा। उसको क्या है, जहाँ पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात आती है तो माइनॉरिटी हमेशा सफ़र करता है। कहीं पर भी आप जाइए माइनॉरिटी क्या होगा, माइनॉरिटी सफ़र करेगा। और जब माइनॉरिटी सफ़र करेगा तो वो अपने चीज़ों को बढ़ाने के लिए, अपना कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए वो क्या करेगा, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को खोलेगा। अब अगर वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को खोल दिया तो वो क्या करेगा, वो 50% किसके लिए रिजर्व करके रखेगा सीट, वो 50% रिजर्व करके रखेगा अपने ग्रुप के लिए, मीन्स अपने माइनॉरिटीज लोगों के लिए। और 50% सीट क्या करेगा, वो 50% सीट्स के ऊपर ओपन एडमिशन दे देगा कि आप SC ST हो तो भी ले सकते हो, आप SC SC हो तो भी ले सकते हो, आप जनरल हो तो भी ले सकते हो, आप OBC हो तो, मीन्स कोई भी लोग जा करके वहाँ क्या कर सकता है, एडमिशन ले सकता है। ठीक है। अब माइनॉरिटी क्या कर सकता है, माइनॉरिटी पूरी तरीके से उसको मैनेज करेगा, पूरी तरीके से उसको एडमिनिस्टर करेगा। मीन्स स्टेट उसके ऊपर कुछ भी चीज़ें, कुछ भी नियम कानून नहीं लगा सकता। ठीक है। इंटरव्यूज आर कंडक्टेड टू मेक श्योर 50% ऑफ द सीट्स इज फिल्ड बाय माइनॉरिटीज ओनली। इंटरव्यू आप ले सकते हो ताकि क्या हो सके, 50% सीट्स जो है उसके ऊपर कौन आ सके, उसके ऊपर सिर्फ माइनॉरिटी जाए। ठीक है। बट दीज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कैन हैव एंट्रेंस टेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। मीन्स इस माइनॉरिटीज ग्रुप में, इस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में क्या हो सकता है, एजुकेशन टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट हो सकता है। मीन्स उसके नीड के अनुसार, उसके ज़रूरत के अनुसार क्या हो सकता है, उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकता है, एंट्रेंस टेस्ट वो ले सकता है। अब सेंट जेवियर केस क्या था, सेंट जेवियर केस में क्या हुआ, द कोर्ट हेल्ड दैट इंस्टीट्यूशंस अंडर आर्टिकल 30 हैव फ्रीडम ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। मीन्स जो भी इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ है, जो भी इंस्टीट्यूशंस आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इस्टेब्लिश हुआ है, उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें उसका अपना अधिकार है, उसके पास फ्रीडम है अपॉइंटमेंट का। वो क्या कर सकता है, वो अपॉइंटमेंट किसी को भी दे सकता है। मीन्स या तो माइनॉरिटीज़ को देगा अपॉइंटमेंट, या तो मेजोरिटी को देगा। मीन्स उसके पास ये अधिकार है कि वो क्या करे, वो क्या करे, वो वहाँ पर अपॉइंटमेंट को कंडक्ट करा सके। TMA पाई केस, TMA पाई केस क्या है, आर्टिकल 30 अप्लाइज टू बोथ एडेड एंड नॉन एडेड इंस्टीट्यूशंस, हैंस द स्टेट कैन नॉट ओवर रेगुलेट माइनॉरिटी कॉलेज। मीन्स स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट माइनॉरिटी कॉलेज के ऊपर ओवर रेगुलेट नहीं कर सकता। PA इनामदार केस, PA इनामदार केस क्या है, स्टेट रिजर्वेशन विल नॉट अप्लाई टू माइनॉरिटी कॉलेज। मीन्स स्टेट रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होगा माइनॉरिटी कॉलेज पे। मीन्स अगर मान लिया जाए, अगर गुजराती कॉलेज है मुंबई में तो वहाँ पर मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम 50% सीट को क्या कर सकता है, वो गुजराती बच्चों के लिए रख सकता है, और 50% वो ओपन कर दिया कि हाँ, क्योंकि अदर लोगों को गुजराती पढ़ने का ज़रूरत ही क्या है, क्या ज़रूरत है, जो अदर लोगों को गुजराती पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो इसलिए स्टेट बोलता है कि आप 50% सीट को क्या कर सकते हो, आप माइनॉरिटी में रख सकते हो, लेकिन 50% सीट को क्या कर दो, आप ओपन कर दो, ताकि क्या हो, ताकि जिसको भी आकर के पढ़ना है, जो भी इंटरेस्टेड है वो आकर के क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। ठीक है। अब आते हैं प्रमति केस। प्रमति केस क्या है, आर्टिकल 21A डज नॉट अप्लाई टू आर्टिकल 30 इंस्टीट्यूशंस। मीन्स आर्टिकल 21A अप्लाई नहीं होता कहाँ पर, आर्टिकल 30 के इंस्टीट्यूशंस पे। जो भी आर्टिकल 30 इंस्टीट्यूशंस है उसमें आर्टिकल 21A अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। हैंस द माइनॉरिटी राइट्स इस्टेब्लिश फॉर प्रमोशन ऑफ माइनॉरिटी कल्चर एंड देयर लैंग्वेज। इसलिए क्या है, इसलिए माइनॉरिटी ग्रुप में क्या है, इसलिए माइनॉरिटी राइट्स इस्टेब्लिश हो सकता है ताकि वो क्या कर सके, माइनॉरिटी कल्चर को प्रमोट कर सके और अपना लैंग्वेज को क्या कर सके, प्रमोट कर सके। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस इशू। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये डिस्प्यूट हुआ था
कि ये AMU को आप करो, AMU यूनिवर्सिटी को क्या करो आप, माइनॉरिटी स्टेटस दो। ठीक है। अजीज बादशाह केस 1968 में क्या हुआ था, अजीज बादशाह केस 1968 में क्या हुआ था, कोर्ट हेल्ड दैट AMU वाज एस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। AMU माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग नहीं इस्टेब्लिश किया गया था, ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, ये इस्टेब्लिश किया गया था कोर्ट ऑफ पार्लियामेंट, किसके द्वारा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। एंड नॉट एज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा नहीं, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। हेंस इट कैन बी रेगुलेटेड बाय द स्टेट, इसलिए इसको स्टेट रेगुलेट करेगा, ना कि कोई माइनॉरिटी इसको रेगुलेट करेगा। ठीक है। इन 2005 में क्या हुआ, 50% ऑफ सीट्स वेर रिजर्व इन PG मेडिकल कॉलेज। PG मेडिकल कॉलेज में क्या किया गया, AMU के 50% सीट को रिजर्व कर दिया गया। हेंस इन नरेश अग्रवाल केस दिस रिजर्वेशन वाज चैलेंज्ड इन 2005 में इस रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया। द हाई कोर्ट कैंसिल दिस पॉलिसी, हाई कोर्ट ने इस पॉलिसी को कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये तो माइनॉरिटी कॉलेज है ही नहीं। जब माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है तो फिर आप इसमें सीट्स को कैसे रिजर्व कर सकते हो, या फिर सीट्स को क्या कर सकते हो, सीट्स को आप कैसे आप क्या कर सकते हो, रिजर्व रख सकते हो। ठीक है। इन 2006 में क्या हुआ, द कांग्रेस गवर्नमेंट चैलेंज द हाई कोर्ट जजमेंट। कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया, इस हाई कोर्ट जजमेंट को क्या किया, चैलेंज किया। क्या, कौन से जजमेंट को, उन्होंने जो हाई कोर्ट ने क्या किया था, हाई कोर्ट ने जो 50% PG मेडिकल कॉलेज के सीट्स थे उसको क्या कर दिया था, उसको हटा करके सबको जनरल कर दिया था। तो फिर जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई 2006 में, उसने इस चैलेंज को इस जजमेंट को चैलेंज किया। ठीक है। 2016 में क्या हुआ, BJP गवर्नमेंट ने क्या किया, डिसाइडेड नॉट टू परस्यू द केस, इस केस को परस्यू नहीं करने के लिए, एंड विथड्रॉ द माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ AMU, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी स्टेटस है उसको हटा लेने के लिए। ठीक है। क्योंकि वो हकीकत में अगर देखा जाए तो हकीकत में क्या है, हकीकत में वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, ना कि कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। इन नवंबर 2024 के नवंबर में द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट AMU कैन नॉट बी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बिकॉज वी नीड ए न्यू टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग माइनॉरिटी स्टेटस। मीन्स AMU क्या है, AMU क्या है, AMU माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें नया टेस्ट लेना पड़ेगा, हमें नया टेस्ट रखना पड़ेगा माइनॉरिटी स्टेटस देने के लिए। अब टेस्ट में क्या दे सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। क्या क्या है टेस्ट, ये टेस्ट में, न्यू टेस्ट में क्या क्या है, इस्टेब्लिशमेंट, दूसरा क्या है, पहला इस्टेब्लिशमेंट हो गया, दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन, और तीसरा क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। अब इस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब है कि क्यों उसको इस्टेब्लिश किया गया था, पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। क्यों इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में हु गेव फंड्स, उस इंस्टीट्यूट को, हु गेव फंड, उस इंस्टीट्यूट को कौन फंड दे रहा है, उस इंस्टीट्यूट को कौन क्या कर रहा है, फंड दे रहा है। ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशंस में क्या था, एडमिनिस्ट्रेशंस में क्या था कि हु रन्स इट, कौन उसको रन कर रहा है, हु रन्स इट, कौन उसको चला रहा है। मीन्स ये टेस्ट है आपका, इसी टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसी टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया जाएगा, माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा। ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 30 क्लॉज 2 के ऊपर। आर्टिकल 30 क्लॉज 2 क्या कहता है, इट गिव्स डायरेक्शन टू द स्टेट नॉट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाइल ग्रांटिंग फंड्स। मीन्स फंड्स को ग्रांट करते टाइम पे, फंड्स देते टाइम पे आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि वो माइनॉरिटी है या वो मेजॉरिटी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फंड देते टाइम पे आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन
नहीं करेंगे। ये स्टेट को डायरेक्शन देता है आर्टिकल 30 क्लॉज 2। नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज एक्ट 1992, इसमें क्या कहता है? द नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज एक्ट 1992 नोटिफाई द माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया। ये किसको नोटिफाई करता है? इंडिया के माइनॉरिटीज़ को नोटिफाई करता है। किसको नोटिफाई करता है? इंडिया के माइनॉरिटीज़ को नोटिफाई करता है। राइट नाउ वी हैव मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड पारसी आर माइनॉरिटीज़। अभी की कौन कौन से माइनॉरिटीज़ है? मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड पारसी। ये सब क्या है? ये सब माइनॉरिटीज़ है। जैन्स गॉट द स्टेटस ऑफ ए माइनॉरिटी इन 2040 लेटेस्ट। हाल फिलहाल में 2014 में क्या किया गया है? जैन्स को माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया है। अब आते हैं मदरसा। इंडिया में मदरसा क्या है? इट इज़ इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये क्या है? ये इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जो किसके ऊपर फोकस करता है? फोकस ऑन टीचिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। किसके ऊपर फोकस करता है? रिलीजियस टेक्स्ट को टीच करने के ऊपर फोकस करता है। बट करेंटली मेनी मदरसाज आर ऑफरिंग मॉडर्न एजुकेशन। लेकिन करेंटली अभी के टाइम पे क्या है? बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जो कि किसको ऑफ़र कर रहे हैं? जो कि ऑफ़र कर रहे हैं आपका मॉडर्न एजुकेशन को ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है। इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1। ये किसके अंदर प्रोटेक्टेड है? आर्टिकल 30 क्लॉज 1 एंड आल्सो आर्टिकल 28 क्लॉज 1 के अंदर ये प्रोटेक्टेड है मदरसा। द RTE एक्ट राइट टू एजुकेशन मीन्स राइट टू एजुकेशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। इसलिए अप्लाई नहीं होगा क्योंकि राइट टू एजुकेशन का मतलब है कि सब कोई मदरसा में जा सकता है। ऐसा नहीं है। मदरसा क्या है? मदरसा इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर सिर्फ मैक्सिमम टाइम में कौन जाता है? मैक्सिमम टाइम में वो रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ाता है और ये वहाँ पर मैक्सिमम टाइम पर इस्लामिक लोग जाते हैं। ठीक है। द राइट टू एजुकेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई ऑन देम मीन्स राइट टू एजुकेशन एक्ट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। करंटली द गवर्नमेंट ऑफ यूपी रेगुलेट्स देम थ्रू मदरसा एजुकेशन एक्ट 2024। 2024 में क्या किया यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया? मदरसा को रेगुलेट करने के लिए क्या किया? एक एक्ट लेके आया। दिस एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड टू मॉडर्नाइज मदरसा एजुकेशन। इस एक्ट को क्यों इम्प्लीमेंट किया गया? ताकि क्या हो सके? मदरसा के एजुकेशन को क्या मिल सके? मॉडर्नाइज कर सके मीन्स उसको मॉडर्न कर सके। ठीक है। सिमिलरली द असम गवर्नमेंट कन्वर्टेड ऑल स्टेट फंडेड मदरसा इनटू स्टेट रन स्कूल। सिमिलरली इसी तरीके से असम गवर्नमेंट ने क्या किया? असम सरकार ने क्या किया कि सभी स्टेट फंडेड मदरसा जो था, सभी जो स्टेट उस मदरसे में जो स्टेट फंड दे रहा था उस सबको किस में कन्वर्ट कर दिया? उसको सबको स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 क्या क्या है? इट वाज डिलीटेड बाय द 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको क्या कर दिया गया है? इसको डिलीट कर दिया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में अब है ही नहीं। इसको क्या कर दिया गया? इसको डिलीट कर दिया गया। ठीक है। आर्टिकल 31 क्लॉज एक आर्टिकल 31 ये क्या कहता है? बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 टॉक्स अबाउट द एक्वाजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन पब्लिक इंटरेस्ट। मीन्स आर्टिकल 31 ये क्या कहता है? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए आर्टिकल 31 कहता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी ज़मीन जो भी प्रॉपर्टी को एक्वाजिशन कर सकते हैं वो कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। हियर लैंड एक्वाजिशन कैन बी डन इवन इफ इट इन्फ्रिंजेज आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में क्या गया था कि क्या कर सकते हैं? यहाँ पर जो भी लैंड एक्वाजिशन है, लैंड एक्वायर कर सकते हैं, चाहे उसमें फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, चाहे वो आर्टिकल 14 इन्फ्रिंज हो रहा हो या आर्टिकल 19 इन्फ्रिंज हो रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप लैंड एक्वाजिशन कर सकते हैं। दिस आर्टिकल वाज एडेड टू इंश्योर लैंड रिफॉर्म्स इन द कंट्री। ये आर्टिकल को इसलिए ऐड किया गया था ताकि क्या इंश्योर हो सके लैंड रिफॉर्म इन द कंट्री। कंट्री में लैंड रिफॉर्म को इंश्योर कर सके। ठीक है। आर्टिकल 31B शेड्यूल 9 शेड्यूल के बारे में बात करता है ताकि जो कि जुडिशल रिव्यू के ऊपर बैन है। हमने इसको पिछले लेक्चर में देख रखा था मीन्स पहले लेक्चर में देख रखा था कि जुडिशल रिव्यू के ऊपर बैन कर दिया गया था कि जो भी चीज़ें शेड्यूल 9 में आएगा उसमें जुडिशल रिव्यू नहीं होगा। इसलिए इसको हटा दिया गया है। फर्स्ट अमेंडमेंट इसको 44th अमेंडमेंट में इसको आर्टिकल 31 को क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया है। ठीक है। 31C क्या कह रहा था? 31C कह रहा था इट वाज इंसर्टेड बाय द 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसको 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा इंसर्ट किया गया था।
दिस आर्टिकल सीक्स टू इन्फोर्स DPSP ओवर फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर किसको डाल रख रहा था? DPSP को रख रहा था। एंड कंटेन्स द फॉलोइंग टू प्रोविजन, और दो प्रोविजन को रख रहा था, जैसे आर्टिकल 39B। आर्टिकल 39B क्या कह रहा था? आर्टिकल 39B कह रहा था आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। और आर्टिकल 39C क्या कह रहा था? नन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ का नन कंसंट्रेशन। करंट सिचुएशन क्या है? DPSP 39B एंड 39C कैन ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स 14 एंड 19। अभी का क्या रिसोर्सेस है? अभी का क्या करंट सिचुएशन है? अभी का करंट सिचुएशन है कि DPSP आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C इसको कौन ओवरराइड कर रहा है? इसको ओवरराइड कर रहा है फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14। इसको कौन ओवरराइड कर रहा है? इसको ओवरराइड कर रहा है आपका आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 इसको ओवरराइड कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग व्हाट इज मटेरियल रिसोर्सेस। मटेरियल रिसोर्सेस क्या है? मटेरियल रिसोर्सेस है इन रंगानाथ रेड्डी केस। रंगानाथ रेड्डी केस में 1977 में क्या हुआ? कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? कोर्ट ने हेल्ड किया मटेरियल रिसोर्सेस में ऑल नेशनल वेल्थ, सभी नेशनल वेल्थ हो जाएगा, चाहे वो पब्लिक हो और प्राइवेट हो, वो सभी क्या है? वो सभी नेशनल वेल्थ है। चाहे आपका वो घर हो, चाहे वो आपका वो खेती हो, चाहे आपका लिवलीहुड का रिसोर्स हो, चाहे आपका वो कुछ भी चीज़ें हो, वो सारा क्या हो जाएगा? वो सारा नेशनल वेल्थ हो जाएगा। बट इट शुड सर्व कॉमन गुड्स, ठीक है। वो सारा क्या हो जाएगा? वो सारा आपका नेशनल वेल्थ हो जाएगा। इन प्रॉपर्टी ऑनर केस 2024 में जो प्रॉपर्टी ऑनर केस हुआ था उसमें क्या हुआ? इन 2024 केसेस प्रॉपर्टी ऑनर एसोसिएशन एंड ORS वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड ORS, द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन नॉट ऑलवेज बी क्लासिफाइड एज ए मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी के जो मटेरियल रिसोर्सेज है उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं आएगा। मीन्स आपका जिसमें आप रहते हो वो मटेरियल रिसोर्सेज में नहीं आएगा। जो आपको लिवलीहुड प्रोवाइड करता है या फिर जो आपका खेती है वो आपको क्या करेगा? वो आपको मटेरियल रिसोर्सेज में प्रोवाइड नहीं आएगा या फिर वो मटेरियल रिसोर्सेज में नहीं आएगा। दिस डिसीजन इज रिस्ट्रिक्ट द स्टेट अथॉरिटी टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशंस। यही डिसीजन क्या करता है? स्टेट अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप क्या कर सकते हैं? आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप एक्वायर नहीं कर सकते, ठीक है। यही आर्टिकल क्या कहता है? यही आर्टिकल आपका रेस्ट्रिक्ट करता है। यही आपका मटेरियल रिसोर्सेस, ठीक है। यही आपका मटेरियल रिसोर्सेस। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आर्टिकल 32। हमारा लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा? लास्ट लेक्चर होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये है आर्टिकल 32, ठीक है। ये क्या है? ये आर्टिकल 32 है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।